हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है अप्रेंटिस एग्ज़ाम की तैयारी। ट्रेड इसमें आप लोग को मिलने वाला है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। इसमें जो है पूर्णतः आईटी और डीजीटी सिलेबस पे आधारित होने वाला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको को मिलेगा और ये जो है पार्ट 2 है, जिसमें जो है ओरिजिनल पेपर पार्ट 1 का आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा। तो चलिए, जो भी कैंडिडेट नहीं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 31 क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए, जो भी कैंडिडेट जो छूट चुके हैं वो 1 से लेकर के 30 तक वीडियो नहीं देख पाए हैं, वो डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया गया है। वहाँ से आप लोग पेपर 1 का जो है ओरिजिनल पेपर वहाँ से 1 से 30 तक के है उसमें रिकॉर्ड की गई है और वो जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 31 से स्टार्ट की गई है। तो सर्किट इसमें जो दी गई है, सर्किट ऑपरेशन एम्पलीफायर का प्रयोग किस रूप में दर्शाया जाए। देखिए, सबसे पहली बात कर लें, ऑपरेशन एम्पलीफायर करता क्या है। तो जो भी आउटपुट सिग्नल है, ठीक है, जो भी आउटपुट सिग्नल है इसके उतार चढ़ाव को नियंत्रित करता है ऑपरेशन एम्पलीफायर। ऑपरेशन एम्पलीफायर मौलिक रूप से दो होते हैं, एक होता है IC 741 और एक होता है IC 555। IC 555, IC 747 इसको जो है मल्टी वाइब्रेटर के नाम से जाना जाता है। IC को जो बोला जाता है टाइमर IC के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IC 555 में जो है वो 8 पिनें होती हैं। ठीक है, 8 पिनें होती है। इस तरह से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं कि सर्किट ऑपरेशन एम्पलीफायर के रूप में किस रूप में दर्शाता है। तो ये जो है एक टाइमर IC के रूप में दर्शाता है। तो ये हो जाएगा समकलक, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, समकलक के रूप में दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32 क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो खाली स्थान जो दिया गया है कि विकल्प ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त बायसिंग का प्रकार नहीं है। देखिए, ट्रांजिस्टर जो होता है लगभग इस प्रकार के होते हैं। इसमें जो है 3 टर्मिनल होता है। इसमें जो है स्थिर बायस होती है, एमीटर बायस होता है, संभावित विभाजक भी होता है, क्योंकि जो है ये एक एम्पलीफायर के रूप में कार्य करता है और स्विचिंग के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन करंट का विभाजक नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा 32 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 33 क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो निम्न ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का वोल्टेज लाभ यूनिटी के समीप होता है। किसका जो है यूनिटी के समीप होता है, तो वो होता है कॉमन कलेक्टर CC, यानी कि कॉमन कलेक्टर के जो है समीप होता है इनका निम्न ट्रांजिस्टर का यूनिटी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 33 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 34 क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो कॉकपिट दोलित्र किस चीज़ से युक्त होता है। देखिए, सबसे पहले ऑसिलेटर यानी कि दोलित्र की बात हम लोग कर लें तो दोलित्र जो होता है वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो दोलित्र होता है वो होता है LC दोलित्र। LC दोलित्र में जो होता है 1 मेगाहर्ट्ज से कम आवृत्ति होती है। दूसरा होता है RC दोलित्र। RC दोलित्र में जो होता है वो 100 मेगाहर्ट्ज तक होती है। कॉकपिट दोलित्र यानी कि JAC के बारे में पूछा गया, तो कॉकपिट दोलित्र में जो होता है 1 मेगाहर्ट्ज से अधिक होती है। उसके बाद आता है चौथा नंबर पे क्रिस्टल दोलित्र। और क्रिस्टल दोलित्र में जो उसकी आवृत्ति होती है वो होती है 0.2%। ठीक है, इसकी आवृत्ति होती है। कॉकपिट यानी कि क्रिस्टल दोलित्र जो होता है वो सबसे सर्वाधिक स्थिर मानी गई है। एक होता है वेनब्रिज दोलित्र, जिसको जो है सबसे टिकाऊ भी माना जाता है, लेकिन क्रिस्टल दोलित्र जो होता है वो होता है सर्वाधिक स्थिर माना जाता है। एक चीज़ और आप लोग को बता दूं कि क्रिस्टल दोलित्र जो होता है वो फ्रीक्वेंसी को पता करने के लिए किया जाता है, फ्रीक्वेंसी को। और कॉकपिट दोलित्र है, जो कॉकपिट ये जो दिया गया है ये जो है ज्यादा तरंगी आवृत्ति उत्पन्न करता है। LC दोलित्र जो होती है वो आवृत्ति निर्धारित होता है। और हार्टले दोलित्र होता है वो होता है रेडियो रिसीवर में कार्य करता है। ठीक है, बहुत सारे दोलित्र आप लोग को बता दिए गए हैं इसमें। चलिए क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि 34 क्वेश्चन कह रहा है कि कॉकपिट दोलित्र किस चीज़ से युक्त होते हैं। तो इसमें जो होता है एक इंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक इंडक्टर का प्रयोग किया जाता है और 2 कैपेसिटर होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, एक इंडक्टर और 2 कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है कॉकपिट दोलित्र में। ऑप्शन नंबर 34 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35 क्वेश्चन नंबर है कि एक JFET को किस रूप में ट्रांजिस्टर के रूप में जाना जाता है। देखिए, JFET जो है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। FET भी और MOSFET दोनों जो है ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। FET में जो होता है वो होता है सोर्स ड्रेन और गेट होता है। और UJT को जो है बाईपोलर ट्रांजिस्टर बोलते हैं, इसी को BJT को बोला जाता है बाईपोलर ट्रांजिस्टर। और UJT, FET और MOSFET ये तीनों जो होता है वो एक ध्रुवीय ट्रांजिस्टर होते हैं। तो JFET क्या हो जाएगा ट्रांजिस्टर, वो ये हो जाएगा यूनिपोलर ट्रांजिस्टर, एक ध्रुवीय ट्रांजिस्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 36 क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो निम्न कथन मॉसफेट के बारे में कौन सा सही कथन है। देखिए, मॉसफेट होता है, एक होता है FET, एक होता है JFET। तीनों जो है वो होता है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। ठीक है, 36 नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
36 क्वेश्चन में है कि आईजीबीटी किसका संक्षिप्त है। देखिए आईजीबीटी का फुल फॉर्म होता है वो होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। आईजीबीटी दो चीज़ों से बनती है। कौन कौन चीज़ों से बनती है? तो एक होता है बीजेटी और दूसरा होता है मॉसफेट। दो चीज़ों से बनती है। आईजीबीटी के एक रूप में और पूछा जाता है कि आईजीबीटी कौन सा संस्करण है, तो आईजीबीटी जो है संस्करण है ये होता है बाइपोलर ट्रांजिस्टर। बाइपोलर ट्रांजिस्टर है यानी कि द्विध्रुवीय ट्रांजिस्टर के रूप में इसको जाना जाता है आईजीबीटी को। तो इसका जो फुल फॉर्म जो दिया गया है वो होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे इसका 37 का 1 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 38 क्वेश्चन की ब्लॉक आरेख, ये जो ब्लॉक आरेख जो बना गया है ये ब्लॉक आरेख किस चीज़ का है? तो ये क्या संकेत कर रहा है? इसमें जो है आरएफ लगा हुआ है, आईएफ मीटर है, डिटेक्टर है, लोकल एमीटर है, ऑडियो वीडियो सारे चीज़ में दिया गया है। ये जो है सुपर हाइड्रोटेड रिसीवर है, रिसीवर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रो कंट्रोलर 8051 में जो है आईसी में पिनों की संख्या पूछी गई। तो अब 8051 आईसी में पिनों की संख्या होती है वो होती है 40। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आप लोगों को फिगर दिखाता हूँ कि 8051 की फिगर कैसी होती है। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर की इस तरह की होती है। इसमें जो है पोर्ट यानी कि पोर्ट जो दी गई है वो होती है 4 प्रकार में विभाजित कर दी गई है। पोर्ट 1 में जो होती है 1 से लेकर के 8 पिन होती है। पोर्ट 3 में 10 से लेकर के 17 तक पिन होती है। पोर्ट 2 में होती है 21 से लेकर के 28 तक पिन होती है। और पोर्ट 0 में जो होती है वो 32 से लेकर के 39 तक होती है। ठीक है, टोटल पिनों की संख्या 8051 जो होती है वो होती है 40 पिन होती है। ठीक है, इसमें जो इंटरनल मेमोरी होते हैं वो होता है 128 बाइट होता है और आउटर मेमोरी जो होता है वो होता है 256 बाइट्स होता है। ठीक है, 8051 के बाद होता है 8052। IC 8052 में होता है 256 और 8051 में जो होता है वो होता है 128 बाइट। दोनों में जो होता है वो होता है 40 पिन होती है। आप लोग को इसको याद रखना। तो 39 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। 8051 में IC की पिनों की संख्या है वो होता है 40। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है CDMA के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए CDMA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CDMA का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये बहुत बार पूछता है इस एग्जाम में, तो इस चीज़ को आप लोगों को याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 41 क्वेश्चन कर रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का मुख्यतः किस रूप में उपयोग किया जाता है? तो किस चीज़ को मापने में किया जाता है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज का एक ही चीज़ का उपयोग किया जाता है, ये होता है अज्ञात प्रतिरोध को मापने में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 कर रहा है कि प्रतिरोध को मापने में किया जाता है। तो अज्ञात प्रतिरोध को मापने में व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। तो 41 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42 क्वेश्चन है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का मुख्यतः किस रूप में उपयोग किया जाता है? देखिए वही क्वेश्चन आ गया, दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है। और 41 क्वेश्चन में भी वही क्वेश्चन था और 42 क्वेश्चन में भी वही क्वेश्चन दिया गया है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है, आप लोग सभी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेल की क्षमता जो है किस में मापा जाती है? यानी कि सेल यानी कि बैटरी की जो क्षमता मापी जाती है उसको मापी जाती है एम्पियर घंटा में। ठीक है, एम्पियर घंटा में मापी जाती है सेल की दक्षता। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 44 क्वेश्चन कर रहा है कि फॉर्म फैक्टर क्या होता है? देखिए फॉर्म फैक्टर क्या होता है? तो फॉर्म फैक्टर जो होता है वो होता है RMS बटा होता है औसत मान। ठीक है, RMS बटा होता है औसत मान, टोटल औसत मान। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर मिल रहा है ऑप्शन नंबर 4, RMS मान बटा औसत मान। तो 44 का ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 45 क्वेश्चन कर रहा है कि वाई यानी कि वाई योजित सर्किट में प्रत्येक लाइन वोल्टेज और फेज के बीच का अंतर कितना होता है? एक होता है वाई, एक होता है डेल्टा, एक होता है स्टार। स्टार जो है बड़े बड़े क्षेत्रों में किया जाता है इसका प्रयोग, और डेल्टा यानी कि छोटे क्षेत्रों में, और वाई जो है ये सबसे छोटे क्षेत्रों में किया जाता है। तो वाई जो है यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि वोल्टेज और यहाँ पे लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का बीच का अंतर क्या होगा? ये लाइन वोल्टेज और फेज बीच का, इस चीज़ का यहाँ पर का जो है यहाँ पे कितने एंगल का कोण बनाएगा? तो यहाँ पे एंगल बनाता है 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा 45 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वह विशेष डिवाइस जो AC को DC में कन्वर्ट करता है, AC को DC में उसके बाद प्रतिकूल में बदलता है। तो AC को DC में बदलता है, उसके बाद DC को AC में बदलता है। ठीक है, DC को AC में बदलता है। ये काम होता है मोटरों में। तो ये आर्मेचर नहीं करता, स्लिप रिंग नहीं करता, ये करता है स्प्लिट रिंग। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा 46 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी DC मोटर की मशीन टूल की प्रधानता दी जाती है। देखिए DC मोटर की मशीन टूल्स की प्रधानता दी जाती है, वो दी जाती है शंट मोटर से। शंट मोटर से हमें पता चलता है कि DC मोटर की मशीन की प्रधानता कैसी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
48 नंबर क्वेश्चन है कि अल्टरनेटिव करंट यानी कि एसी जो होती है वो जनरेट मूलतः किस नियम पर आधारित होती है। तो एम्पियर के पे होती नहीं है, लेंज का नियम होती नहीं, ये होता है फैराडे के नियम पे। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये जो है एसी जो करंट होती है वो होती है फैराडे के नियम पे आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध किस रूप में होता है। तो देखिए एक आदर्श अमीटर जो होता है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और एक वोल्ट मीटर होती है वो होता है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है वो होता है 0। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक अग्र बायस से पीएन जंक्शन की डिफ्लेक्शन लेयर की चौड़ाई क्या होगी। देखिए कोई भी पीएन जंक्शन है, ठीक है, इस प्रकार का कोई भी पीएन जंक्शन है, जब भी फॉरवर्ड दिशा में काज करेगी तो उसकी लेयर की चौड़ाई घटेगी। ठीक है, फॉरवर्ड दिशा में काज करेगी तो लेयर की चौड़ाई घटेगी, लेकिन रिवर्स दिशा में काज करेगी तो उसकी चौड़ाई जो है डिफ्लेक्शन लेयर की चौड़ाई वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जो दिया गया कि अग्र बायस दिया गया है तो अग्र बायस में जो होती है वो डिफ्लेक्शन लेयर की चौड़ाई घट जाती है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।